मैं ये 20वें राज्य में आ रहा हूँ, 19 राज्य घूमकर प्रचार करके यहाँ पहुंचा। अभी तक एक भी राज्य ऐसा नहीं दिखा जहां परिवर्तन की मांग या आवाज नहीं उठ रही। और जब मैं कहता हूं एक भी राज्य, तो उसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों के बारे में कह रहा हूं जहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को पूरी सीटें आई थी। 25 में से 25 राजस्थान में, 26 में से 26 गुजरात में, 29 में से 28 मध्य प्रदेश में। उन सब राज्यों के बारे में मैं आपको कह रहा हूं कि सब जगह 3 भावनाएं देखने को मिली। पहली भावना थी गुस्से की, और गुस्सा क्यों था उस पर मैं थोड़ा विस्तृत रूप में बात करना चाहूंगा। सबसे ज्यादा गुस्सा नौजवान। आज आंकड़े आए हैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के, जिसमें भारत में बेरोजगारी की दर 45.4% हो गई है। अब आप बताइए, ये सुनकर गुस्सा होगा या नहीं? गुस्सा नौजवानों में इसलिए भी है, 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं इस देश में। ये आंकड़ा अपने आप में रात की नींद हराम करने वाला आंकड़ा है। हर घर में नौजवान है, हर घर में एक इच्छा है कि जो पढ़ लिख के डिग्री आई है कोई नौकरी मिले, लेकिन हर घर में ये परेशानी है, ये हताशा है और ये निराशा है कि नहीं, 10 साल हमारे बेकार गए। जिस आदमी ने या जिस पार्टी ने या जिस सरकार में हमने निवेश किया, उससे हमें कुछ नहीं मिला, धोखा मिला। इसलिए गुस्सा है। दुख इस बात का है, पति पत्नी में भी अगर आपस में कोई झूठ बोल दे तो बुरा रिश्ते बिगड़ जाते। और बुरा करिए, झूठ नहीं करते। देश का राजा झूठ बोले देश की प्रजा से तो दुख। देश का राजा धोखा दे देश की प्रजा को, देश का राजा देश की प्रजा के साथ झूठ बोले तो फिर आने वाली नस्लें बर्बाद होती हैं। इस बात का दुख पूरे हिंदुस्तान में हर नागरिक को है कि हमने जिसको देवता तुल्य मान लिया था वो कैसा नहीं था। अब मैं इस राज्य में आया हूं तो नड्डा जी को तो मैं याद करूंगा बड़े दिल से। उनके मुझे बड़ा बुरा लगा, अफसोस होता है। कहने को अध्यक्ष, लेकिन काम क्या दे रखा है उनको? काम दे रखा है हवाई अड्डे पे जाना, मोदी जी को लाने, और हवाई अड्डे पे जाना, मोदी जी को छोड़ने। और अगर मोदी जी के मुंह से कुछ गलत निकल जाए, जो कि हमेशा निकलता है आजकल, तो चुनाव आयोग का नोटिस किसके नाम पे जाता है? बेचारे नड्डा जी के पास जाता है। उनका कोई कसूर नहीं। हाँ, वो इतने हताश हो गए नड्डा जी कि उस दिन कहते हैं ये नरेंद्र जो है ये नरों के इंद्र नहीं है, ये तो सुरों के भी इंद्र है, विष्णु के अवतार है। ये आए थे तो बोले थे मैं प्रधान सेवक हूं, जाते जाते भगवान के अवतार बन गए। इस बात का दुख हम सबको है। अपने आप को कोई भगवान का अवतार कैसे मान लेता है? उस दिन कहते हैं मैं तो बायोलॉजिकल ही नहीं हूं। आपने सुना होगा, हमने कहा साहब हम तो जानते हैं कि आप तो लॉजिकल भी नहीं है, बायोलॉजिकल तो नहीं, आज मालूम पड़ा। देश का प्रधानमंत्री 10 साल से सत्ता में है, 10 साल सरकार चला रहे हैं, 303 सीटें हैं, कई कई राज्यों में आपकी सरकार है, राज्यसभा में सिर्फ 1-2 कम है, बाकी आप ही हैं। हर जगह गवर्नर आपके हैं, ईडी आपकी है, सीबीआई आपकी है, इनकम टैक्स आपकी है। माफ कीजिएगा, आपके लिए नहीं कह रहा, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया आपका है, इलेक्टोरल बॉन्ड सारे आपके नाम पे आते हैं। और वो जो आप और हम सब ने वैक्सीन लगाई थी, किसी ने 2 शॉट्स लगाए, किसी ने 3 शॉट्स लगाए, उसके सर्टिफिकेट पे हंसता हुआ नूरानी चेहरा भी आप ही का था। उनसे भी आपने 52 करोड़ का चंदा लिया उस कंपनी से। और जब उस कंपनी ने कहा कि हमारे वैक्सीन से साइड इफेक्ट्स हैं, दिल का दौरा पड़ सकता है, ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, वो हंसता हुआ नूरानी चेहरा गायब हो गया। अब नहीं दिखता आपको सर्टिफिकेट में नरेंद्र मोदी जी का चेहरा। जवाब नहीं दिया उन्होंने आज तक कि उस कंपनी से 52 करोड़ आपने क्यों लिए
और क्यों नहीं उस कंपनी से आपने पूछा कि आपकी वैक्सीन में क्या कोई साइड इफेक्ट हो सकता है मेरे देश के लोगों को? बुरे वक्त में कोई आपके साथ खड़ा रहे उसको आप जिंदगी में कभी नहीं पूछ सकते। और देश का राजा बुरे वक्त में क्या आपके साथ था, ये सवाल हिमाचल के लोग जानना चाहते। कोविड के वक्त तो पूरे देश के साथ नहीं, और जब हिमाचल पे आपदा आई तो देश का राजा क्या कर रहा था? क्या एक बार भी पलट के उसने अपने दूसरे घर की तरफ देखा? चुनाव के वक्त कहते तो मेरा दूसरा घर है, और आपदा के वक्त आंख बंद। क्या ये हिमाचल के लोग भूल पाएंगे? 9,900 करोड़ की मांग हिमाचल ने की आपदा के वक्त, कितना पैसा मिला? एक पैसा, एक ढेला अगर आ गया हो तब तो हम माने कि आप इसको अपना दूसरा या तीसरा या चौथा घर मानते हैं। आपने कुछ नहीं किया आपदा के वक्त, अकेला छोड़ दिया हिमाचल। नए नए मुख्यमंत्री थे, नई सरकार थी कांग्रेस, फिर भी जिस कर्मठता से हिमाचल की सरकार ने, हिमाचल के मुख्यमंत्री ने आपदा के वक्त दिन रात एक करके राहत पहुंचाने का काम किया, यहां के स्थानीय लोगों को भी, विदेशी पर्यटकों को भी पूरे विश्व में तारीफ हुई। मैं अमेरिका में से लोगों को फोन आते हैं, लोगों के यूरोप से आए, इतने प्रसन्न थे लोग कि साहब क्या सरकार आई है, हमारे पर्यटकों को इतनी आसानी से, इतनी जल्दी राहत हमको उम्मीद नहीं थी कि मिल सके। हमने उन्हें कहा आपने गलत सोच लिया, उम्मीद क्यों नहीं थी? ये कोई नरेंद्र मोदी थोड़े, ये कांग्रेस की सरकार है, ये सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो ऐसा व्यक्ति और ऐसी सरकार और ऐसी पार्टी जिसने हम सबका सीना गर्व से चौड़ा कर दिया हो, उसके साथ आपदा के बावजूद आपने क्या करने की कोशिश की वो आप सबने देखा। संवैधानिक संकट पैदा करने की कोशिश, हिमाचल की परंपराएं तोड़ने की कोशिश, इसकी सजा भी राजा को मिली। तो दुख मैंने आपको बताया, गुस्सा मैंने आपको बताया, और तीसरी भावना थी चिंता, डर। पूरे देश में एक डर की भावना है, चिंता की भावना है। क्या है वो चिंता? वो चिंता ये है कि जो आज मेरे और आपके, हम सबके जो हक हैं, हुकूक हैं, अधिकार हैं, वो खत्म कर दिए जाएंगे, संविधान बदल दिया जाए। ये हम नहीं बोलते, इन्हीं के नेता बोलते हैं। कभी अरुण गोविल जी बोलते हैं, कभी लालू सिंह बोलते हैं, कभी दिया कुमारी बोलती हैं, कभी ज्योति मिर्धा बोलती हैं, कभी अनंत हेगड़े बोलते हैं। इनके एक के बाद एक नेता बोलते हैं हमें 400 सीटें दे दो, हम संविधान बदलते हैं। संविधान बदलने का अर्थ क्या है? संविधान बदलने का अर्थ है जो आपके हाथ में कैमरा है सब तरफ, आपके हक छीन लिए जाए। हम जो यहां बैठ के खुलकर बात कर पा रहे हैं खत्म हो जाए, हम सब आपको जेल में लेंगे, और आप सब, मैं डरा नहीं रहा, हकीकत बयान कर रहा, आप सब अपनी ईएमआई के संघर्ष में जूझते रहोगे। नौकरियां खत्म हो जाएंगी, मीडिया बंद हो जाएगी, क्योंकि मीडिया से नफरत इनको बहुत ज्यादा है। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नहीं दिखेंगे आप। हाँ, आजकल इंटरव्यू बहुत दे रहे हैं, एक चैनल को 4 इंटरव्यू पकड़ के, आओ मेरा इंटरव्यू ले लो, आओ मेरा इंटरव्यू ले लो। और जब से नरेंद्र मोदी जी ने इंटरव्यू देना शुरू किया, कपिल शर्मा कॉमेडी शो की टीआरपी लेते, अब सब मोदी जी का इंटरव्यू देते और हंस के टोट अजीब अजीब बातें करते हैं इस इंटरव्यू। आप तो सुनते ही रहते होंगे वो इंटरव्यू, तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैं क्या इशारा कर रहा हूं। कभी भगवान बता देंगे अपने आप को, अवतार बता देंगे कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, और ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो देश में बच्चे भी सुनकर हंसते हैं। हमने बार बार आग्रह किया, नड्डा जी से आग्रह किया, अमित शाह साहब से आग्रह किया कि ये अब थक चुके हैं, इनको आराम की जरूरत हो सकता है, इलाज की भी जरूरत हो, क्योंकि ऐसी बातें कोई समझदार आदमी नहीं कर सकता। 75 साल के प्रधानमंत्री रिटायर होने के स्थान पर कहते हैं मुझे एक बार और प्रधानमंत्री बनना, लेकिन 22 साल के नौजवान को अग्निवीर देकर 22 साल की उम्र में रिटायर करके घर बैठा दे। खुद 75 के हैं, रिटायर नहीं होना। हिमाचल प्रदेश के नौजवान को
जो देश की सुरक्षा करता है उसको 22 या 24 की उम्र में घर बैठा देंगे। ये षड्यंत्र नहीं है और क्या है, मैं ये जानना चाहता। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है और नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़। हिमाचल ने कई सबूत दिए हैं जिन्होंने देश की सीमाओं की सुरक्षा की है, बड़ी मजबूती से, बहादुरी से की है। उन सब का अपमान ये अगली योजना है। हमारी गारंटीज आपने देखी होंगी, यहां से इस मंच से हमारे तमाम नेताओं ने आकर अपने न्याय पत्र के बारे में बताया होगा, तो उस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन वो न्याय पत्र बनने के पीछे की जो तपस्या है उस पर जरूर बोलना चाहता हूं। 4000 किलोमीटर पैदल चल के पसीना बहा के राहुल गांधी ने सबसे संवाद किया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी बीच बीच में उनका मार्गदर्शन करने के आते थे। प्रियंका गांधी लगातार बार बार उनके साथ हर राज्य में आने की कोशिश की। तमाम नेता कांग्रेस के राहुल जी के साथ उनके नेतृत्व में पूरे देश में घूमे। 4000 किलोमीटर तो वो पैदल चले और 6000 से ऊपर किलोमीटर उन्होंने और यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय। इन यात्राओं का जो निचोड़ है वो है हमारा न्याय पत्र। इसमें देश के मन की बात छिपी हुई, इसमें नौजवान के मन की बात है, किसान के मन की बात है, महिलाओं के मन की बात, आदिवासियों के, दलितों के, शोषितों के, मध्यम वर्ग के, छोटे व्यापारियों, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको राहुल जी ने छोड़ा हो। सबसे बात की, सबसे संवाद किया और फिर ये न्याय पत्र आया। तो ये जो तीनों भावनाएं मैंने आपको बताई, भय, गुस्सा और दुख, इन भावनाओं को अब बदलने का समय आ गया है। 1 जून को शुभ मुहूर्त है जिसमें एक बटन दबाकर पूरा हिमाचल अपनी तकदीर बदलने वाला है, पूरा देश अपनी तकदीर बदलने वाला है। आपके सवाल। खेड़ा जी, जनता या भारतीय जनता पार्टी के आरोप ये है कि ये जो गठबंधन है आपका, इसमें कौन लीडर होगा, कौन नेतृत्व करेगा और कौन प्रधानमंत्री का हुआ चेहरा? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी से पूछ रही है जिसने 5 साल नरसिम्हा राव जी ने गठबंधन की स्थिर सरकार की, 5 साल एक ही प्रधानमंत्री रहा। 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2 टर्म्स स्थिर सरकार दी, गठबंधन की सरकार दी, और 10 के 10 साल प्रधानमंत्री एक ही रहा, 10 नहीं आए। ये एक ऐसी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं जिसको गठबंधन का धर्म निभाना आता है, गठबंधन चलाना आता है और कैसे रिश्ते निभाने चाहिए राजनीति में, जनता के साथ, दूसरे दलों के साथ और अपने ही दल में बाकी नेताओं के साथ। ये अगर सीखना किसी को है तो कांग्रेस पार्टी से। सर, आजादी के बाद जो है कांग्रेस पहली बार सबसे कम सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। इसकी पीछे वजह क्या है, क्यों 329 सीटों पे लड़ रहे हैं? नहीं मानता कि ये सबसे कम है, लेकिन अगर देश को बचाने की बात आती तो पहली मोहब्बत हमारे देश से, पार्टी से दूसरी मोहब्बत। पहली मोहब्बत अगर देश से है और देश को बचाने की बात आती है, संविधान को बचाने की बात आती है, तो कुछ त्याग भी करना पड़ता है, कुछ समझौते भी करने पड़ते, जो हमने हंसते हंसते। सर, आपने कहा कि आप 20 साल में और युवाओं से आपने बात की, गुस्सा ज्यादा है, 45% तो बेरोजगारी है। इंडिया अलायंस की सरकार आती, आपने कहा कि रोजगार मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनी, 1 लाख रोजगार देने की बात की, वो तो अभी तक मिले नहीं है युवाओं को। आप क्या कहेंगे? पहली बात तो इंडिया अलायंस नहीं है, वो इंडिया अलायंस है। अगर आप उसको इंडिया अलायंस कहते हैं तो इनको बीजेपी पार्टी बोलिए या एंटी अलायंस बोलिए, तो मैं आपसे माफी चाहूंगा, ये इंडिया अलायंस है। दूसरी बात, आपदा आई, उससे जूझे, एक दिल्ली से आपदा लाने की कोशिश की, उससे जूझे। अब आने वाले 3 साल स्वर्णिम होंगे, 4 साल हिमाचल के, वो आपको दिखेगा। आप ये सवाल मुझसे जरूर पूछिएगा, लेकिन आज से 2 साल बाद पूछिएगा। लेकिन सर, चुनावों के दौरान जब जनता के बीच में नेता जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि सरकार बनने के अगले दिन ही सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। ऐसा कोई नहीं कहता, कभी नहीं कहा, अगले दिन से प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन जो सरकार बनती है तो नहीं, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं एक दिन जादू की छड़ी चलाऊंगा और हो जाएगा। मोदी जी कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। मोदी जी ने 10 साल से यही कहा, छड़ियां भी चलाई लेकिन विपक्ष पर चलाई।
सर मणिशंकर अय्यर जी ने 1962 जो इंडो चाइना वॉर को एलिज्ड चाइनीज इन्वेजन कहा है, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट किया है। मणिशंकर अय्यर हो, सैम पिट्रोडा हो, इन इलेक्शंस के दौरान इस तरह की जो स्टेटमेंट आती है, क्या ये हार्म करती है कांग्रेस पार्टी को? एंड व्हाई डू दे? आपने पूछ लिया, मणिशंकर अय्यर जी ने तुरंत उसको सुधार भी दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास 10 साल में खुद क्या किया बताने को नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें पकड़ लेंगे, अरे उसकी स्लिप ऑफ टंग वही चलो पकड़। जो पार्टी 10 साल से सरकार में है, चीन 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर कब्जा कर चुका है। 20 अप्रैल 2020 को इसकी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पूर्वी लद्दाख में, उसमें से अब 26 पर हमारी सेना गश्त नहीं लगा पा रही क्योंकि वो चीन के कब्जे में जा चुका है। बहादुर सेना मुकाबला करना चाहती है, किया है, शहीद हुए हैं। शहादत के कुछ दिनों बाद नरेंद्र मोदी जी ने चीन को क्लीन चिट दी और बोला कि ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, ना कोई आया है। पूरे विश्व में लोग हैरान हो गए, ये भारत का प्रधानमंत्री क्यों अपने दुश्मन देश के साथ खड़ा है, क्यों उसको क्लीन चिट दे रहा है, क्यों उसको सर्टिफिकेट दे रहा है, उसकी क्या मजबूरी है, उस पर क्या दबाव है चीन का। ये सवाल है। मणिशंकर अय्यर जी ने कुछ कहा या नहीं कहा, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण वो 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, वो 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है जो चीन के कब्जे में जा चुका है। इसका जवाब आप मुझे मोदी जी से दिलवाइए, मैं मणिशंकर अय्यर जी को यहाँ बैठा दूंगा। सर बीजेपी कह रही है कि 4 जून को इंडिया अलायंस जो है वो ईवीएम पे ठिकरा फोड़ेगी हार का। जैसे अभी हमारे अभिन्न मित्र अमृत पात्रा जी पुरी से लड़ रहे हैं चुनाव, जहां उन्होंने बोला कि जगन्नाथ भगवान भी मोदी जी के भक्त हैं, फिर माफी मांगते हुए घूमे पूरे उड़ीसा में। जिस दिन पोलिंग हो रही थी उस दिन सुबह से कैमरा को बुला बुला के कह रहे थे ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम गड़बड़ है। यही भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण अडवाणी जी, जिनको घर बैठा दिया 75 साल होने की वजह से, लालकृष्ण अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, ये तमाम लोग 2009 में चुनाव आयोग के पास गए कि ईवीएम बंद करो, ये गड़बड़ है। जीवीएल नरसिम्हा इनके राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने पूरी एक किताब लिखी है, मुझे भी भेजी थी उस वक्त, कि ये ईवीएम बंद करना चाहिए, इसमें घपला होता है। 2009 में तो ईवीएम गड़बड़ थी, 2014 में ईवीएम ठीक हो गई। तो साहब आप इनसे भी तो पूछिए, क्या ईवीएम थी 2009 में या नहीं थी, बताएं। खड़ा साहब, जेपी नड्डा की भूमिका पर आपने जो है वो सवाल खड़े किए हैं, तो ऐसे में कांग्रेस की अगर बात करें तो जिस तरीके से सारी कोई भी गतिविधि होती है वो व्यक्ति विशेष राहुल गांधी जी के नाम पर हो रही है, ऐसे में खड़गे जी की क्या उसमें भूमिका है? क्या राहुल गांधी का पद उनसे उठता है? खड़गे जी चुनाव लड़े पार्टी के भीतर, उनके खिलाफ हमारे आए थे शशि थरूर साहब, वो लड़े थे, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ, खड़गे जी जीते और अध्यक्ष बन गए। अब जरा नड्डा जी से पूछिए कितने वोट मिले, कौन सा चुनाव लड़े वो भारतीय जनता पार्टी। उन्हें तो आपसे मालूम पड़ा 21 वर्ष हुए कि वो अध्यक्ष बन गए, फिर 2-3 साल बाद फिर आपसे मालूम पड़ा कि मेरे को एक्सटेंशन मिल गई। ये भारतीय जनता पार्टी की हालत है। हमारे यहाँ बहुत स्पष्ट बात है, गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी और इस देश का इतिहास आपस में एकदम फूल और मालाओं की तरह मिला हुआ। लेकिन जो हमारे अध्यक्ष हैं, एक एक कांग्रेस पार्टी के सदस्य ने चुने हैं, मैंने भी वोट किया, इन्होंने भी वोट किया, इन्होंने भी वोट किया, हमारे वोट से वो अध्यक्ष बने हैं और अध्यक्ष सर्वमान्य है। उनका कहा हमारे संविधान पार्टी का संविधान है, उसके हिसाब से पार्टी चलती है। उन्होंने जो काम राहुल जी को दिया यात्रा करने का, राहुल जी ने यात्रा की। उन्होंने प्रियंका जी को काम दिया कि चलिए आप प्रचार कीजिए, उन्होंने प्रचार किया। जो आदेश हमारे अध्यक्ष हमको देते हैं हम वो करते हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं इंडिया अलायंस ने कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक बना रखा है। उन्होंने रेफर किया है कांग्रेस पार्टी ने फोर्सफुली जो BR अम्बेडकर की सेंटिमेंट
को खराब करते हुए 370 आर्टिकल को भी इम्पोज किया था। यो टेक ऑन दिस। ये उस इतिहास में जा रहे जाने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर इनकी बहुत बुरे दुनिया की बात है। उस वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी का क्या रोल रहा बताइए, उन्होंने संसद में खड़े होकर क्या कहा था, पढ़ लीजिए, और योगी आदित्यनाथ जी को भी भेज दीजिएगा। मैं योगी आदित्यनाथ जी के बारे में भी बहुत चिंतित हूं। एक अग्निवीर योजना मोदी जी भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्रियों का भी ले आए। उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदल गए, अग्निवीर योजना चल रही, घर बैठा। हमारे शिवराज चौहान जी को घर बैठा दिया, रमन सिंह जी को बोला आप स्पीकर बन जाओ, वसुंधरा राजे जी को घर बैठा दिया, खट्टर जी को घर भेज दिया। अब बात किसकी? योगी आदित्यनाथ जी की। तो उनको कह दीजिएगा थोड़ा हमारी चिंता है उनके विषय में, उन्हें भी चिंता करनी चाहिए। Sir, you have raised one issue. They call it Indie. Why do they call it instead Because of? they hate India. If they love India, they would call it India. खेड़ा साहब, एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है। पत्रकार सारा दिन अपनी जान जोखिम पे उठा के काम करते हैं, खास तौर से ये हिमाचल में पहाड़ी क्षेत्र में करते हैं।